आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर और मंच के सम्मुख बैठे हुए गंभीर श्रोतागण साथी, दोस्तों 5:28 या शायद 29 मिनट पर मैं बोलने खड़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि कुछ भी करके ये गोष्ठी 6 बजे तो खत्म हो ही जानी चाहिए और इस हिसाब से संचालक महोदय यदि 3 मिनट लेते हैं और धन्यवाद भी होता है तो 2 मिनट उसके निकाल के मेरे और अध्यक्ष महोदय के लिए कुछ 11-11 मिनट या 12-12 मिनट बचते हैं। विषय बहुत गंभीर है। आयोजकों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने इतने गंभीर विषय पर गोष्ठी की, लेकिन भारत की अकादमिक जगत की जो विपन्नता है उसका अंदाजा इन गोष्ठियों से होता है। गोष्ठी का विषय 21वीं सदी है, हिंदी साहित्य है। इस सत्र का विषय हिंदी कविता है और हम उम्मीद करते हैं कि 16 वर्ष से कम हिंदी में आदिवासी साहित्य पर गोष्ठियां हो रही हैं और भारत के प्रायः सभी इलाकों में गोष्ठियां हो रही हैं, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और उससे इतर बाहर की संस्थाओं में भी। लेकिन अभी भी हम अपने परिचयात्मक मोड से बाहर नहीं आए। हम एक एंथोलॉजी लेकर आते हैं, नामों की एक सूची पेश करते हैं और वो बातें जो 16 साल पहले कही जा रही थीं उन्हीं बातों को 2025 और 26 में नए सिरे से दोहराते हैं। आप ये देखिए कि मैं ये बात आपकी आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं खुद उसका सदस्य हूं। मैं अकादमिक जगत से मेरा वास्ता है, इसलिए मैं इसको आंतरिक अब आलोचना की तरह आपके सामने रख रहा हूं। हम बहुत समय खर्च करते हैं, बहुत सारा पैसा और संसाधन हमारे इसमें खर्च होते हैं और ये सारा का सारा पैसा जनता की कमाई से आता है। इसलिए हमें कुछ भी करके इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जिनका खुद का संबंध अकादमिक जगत से है और जो बार बार ये बात कहते रहते हैं कि अकादमिक जगत में इतनी हजार कमजोरियां सामने आ गई हैं। इस विनम्र दुख के साथ मैं कुछ बातें आपके सामने कहूंगा। इस गोष्ठी में आते समय कल और परसों के रोज मैंने जसंता किरकट्टा को दोबारा पढ़ने की कोशिश की। मैं मुख्य रूप से 3 मेरे प्रिय कवि हैं हिंदी में, आदिवासी कविता में। तीनों का संबंध झारखंड से है, झारखंड के अलग अलग समुदायों से, और ये तीनों कवि में कुछ सामान्य बातें हैं, जैसे कि ये तीनों ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण और भारत में फांसीवाद के भयानक आक्रमण के बाद उभरे हैं। लोकतंत्र के अंतिम पतन के बीच इन्होंने रचनाएं लिखना कहना शुरू किया है और मैं ये देखता हूं कि हिंदी कविता सिर्फ आदिवासी कविता नहीं है। हिंदी कविता सिर्फ 20 साल में नहीं लिखी गई है। जिनके लिए ये कविता रामदयाल मुंडा या निर्मला पुतुल से शुरू होती है और किसी नए कवि पर खत्म हो जाती है, मैं वैसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए कम से कम 1100 वर्षों की एक परंपरा है और उस परंपरा के भीतर और महान और विपुल लेखन के बीच में मुझे इस कविता को देखना है। इसके बावजूद ये 3 कवि बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी की सभी धाराओं के
अंतरधाराओं के, उपधाराओं के जितने कवि इस समय रचनारत हैं, सबसे वरिष्ठ लोगों में कुल से लेकर अब नहीं है विनोद जी, तो ऋतुराज और लीलाधर जगूड़ी से लेकर और बिल्कुल नए लोग जिन्होंने लिखना शुरू किया। तो अब उन सब के बावजूद ये 3 कवि बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये 3 कवि जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं? अनुज लुगुन, जसिंता केरकेट्टा और पार्वती तिर्की। मैं कुछ अपनी थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगा। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी कविता और शायद पूरा आदिवासी साहित्य उस शोषण प्रक्रिया को, जो आधुनिक युग में शुरू हुई सबसे भयानक खतरनाक शोषण प्रक्रिया है। मनुष्यता के इतिहास में जितने तरह के शोषण रूप मनुष्य के किन्हीं भी समाजों ने देखे हैं, चाहे वो अफ्रीकी समाज हो, लैटिन अमेरिकी समाज हो, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हो या एशिया के लोग हों, जितने भी तरह के शोषण रूप हमने देखे हैं 2 लाख साल के हमारे इतिहास में, और लगभग 5000 साल का इतिहास हमारे पास दुनिया धरती का मौजूद है। उसमें जो सबसे क्रूरतम, सबसे भयावह जो शोषण रूप हैं पृथ्वी पर निर्मित हुए, वो ये हैं जो 200 साल में बने हैं, जो पूंजीवाद ने हमें दिए। ये जो पूंजीवाद के शोषण हैं, के रूप हैं, इन शोषण रूपों पर इतना अधिक संकेंद्रित करके ध्यान आकर्षित करने का काम हिंदी की समकालीन धाराओं में जो भी लेखक करते हैं, बहुत सारे लेखक करते हैं, उनमें सबसे अधिक उत्तेजना, सबसे अधिक गर्माहट, जिनको पढ़कर आप शरीर में एक आग का अनुभव करते हैं, उन शोषण प्रक्रियाओं के प्रति इस आदिवासी कविता में है। अनुज लुगुन, जसिंता और बहुत मध्यम स्वर में पार्वती की कविता में है। ये पूंजीवाद, आप जितनी भी बात कह रहे हैं आदिवासियत के नाम पर, आपको ये संकल्पना होगी कि दुनिया का कोई समुदाय, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी, पूंजीवाद के इस दौर में वैसे रह सकते हैं जैसे 200 साल पहले थे या आज से 50 साल पहले थे, तो भूल जाइए आप। अब ये एक सच्चाई है, एक ऐसा यथार्थ जिस पर से पर्दा नहीं डाला जा सकता। आपका कोई भी रोमान उस पर पर्दा नहीं डाल सकता। आपकी कोई भी यूटोपिया, आपका कोई भी कल्पना से परे है वो सब जो धरती पर अगले वर्षों में होने वाला है, जो हमारे सामने हो रहा है। ये जो पूंजीवाद है, और ये हमारे जमाने का जो पूंजीवाद है, सत्ता का हर रूप, चाहे वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर आता है, वो उस पूंजीवाद का दलाल है, उसकी हवेली के सामने बैठा हुआ सबसे निचले दर्जे का कारिंदा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हसदेव में हो रहा है या अब राजस्थान में शुरू हुआ है रावली के नाम पर, ये सब कुछ उन्हीं राजनीतिक शक्तियों द्वारा, राजनीतिक शक्तियों और पूंजीवाद के समकालीन रूपों के गठजोड़ के कारण हो रहा है। क्या आप उसे वापस कर सकते हैं? आप उसे वापस नहीं कर सकते। इस दुनिया के किसान अब वापस नहीं जा सकते 200 साल पहले। इस दुनिया के भोले भाले लोग चाहे जो भी पेशा करते हों, लोहार हो, बढ़ई हो, जो भी हो, वो अब वापस नहीं जा सकते 200 साल पहले, पूंजीवाद के पहले वापस नहीं जा सकते। इसलिए इस पूंजीवाद पर, और हिंदी में समकालीन और आधुनिक कविता में एक बहुत ही तेजस्वी परंपरा है, धारा है, जो इस पूंजीवाद का बहुत ही विधिवत, सूक्ष्म, ज्ञानात्मक संवेदना के साथ और संवेदनात्मक ज्ञान के साथ बहुत ही जबरदस्त काव्यात्मक विश्लेषण करती है। ये कवि हिंदी के निबंध नहीं लिख रहे हैं, ये कवि हिंदी के अखबार नहीं लिख रहे हैं, ये हिंदी के कवि कविता लिख रहे हैं, और कविता की शर्तों पर, भाषा जब कविता बनती है उन सभी शर्तों पर ये कवि कविता लिख रहे हैं। पूंजीवाद के इन अमानवीय रूपों, क्रूरतम रूपों, आप सोचिए कि क्या मनुष्य, क्या आदिवासी, पृथ्वी की नदियां, पृथ्वी के पहाड़, पृथ्वी के जंगल, पृथ्वी का गर्भ, यदि हमारे पुरखों ने उन्हें मनुष्यों के रूप में देखा था,
रामकथा में समंदर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, रामकथा में हिमालय हाथ जोड़कर खड़ा होता है, और कितने ही रूप हैं जहां मनुष्य रूप में वो प्रकट हो जाता है। यदि ये धरती होती एक स्त्री के रूप में आकर आपसे बात कर सकती, यदि कोई पहाड़, कोई जंगल मनुष्य के रूप में आकर आपसे अपनी भाषा में बात कह सकता होता, तो वो रोता, वो जार जार रोता, वो ऐसे रोता कि आप वो रोना सुन नहीं पाते। इसलिए ये वो कविता है जो पृथ्वी के, जंगल के, नदी के, पहाड़ के, उन जीव जंतुओं के जो वनस्पतियां जो पृथ्वी से विदा हो रही हैं, उनके रुदन का हाहाकार इस कविता में भाषा की परतों के पीछे आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए ये कवि अनुज लुगुन और जसिंता कट्टा आधुनिक बोध के कवि हैं। ये आदिवासी नहीं है, आदिवासी हैं पर ये मॉडर्न है, आधुनिक है, रेशनल है, साइंटिफिक है। इन्हें डेमोक्रेसी और सोशलिज्म चाहिए। ये उस प्रिमिटिव सोसाइटी की बात नहीं कर सकते हैं आप जिस प्रिमिटिव सोसाइटी की बात आज से 200 साल पहले। इन्हें ये मॉडर्न लोग हैं, आधुनिक लोग हैं। इसलिए आधुनिक तर्क प्रणाली के साथ, आधुनिक ज्ञान के साथ कविता में आते हैं। इसलिए पूरी आधुनिक ज्ञानात्मकता के साथ कविता में उतरते हैं और रेशा रेशा उधेड़ते हैं हमारे समाज का, हमारी व्यवस्था का और उस सब कुछ का। उसके बारे में डिटेल से जाना मुश्किल है। चीफ सिएटल का गीत है रणेन जी के उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, आंसुओं की पगडंडी। कितने लोग हैं कविता में जो आंसुओं की पगडंडी को रोज याद करते हैं, जिनकी हर कविता आंसुओं की पगडंडी के उस महाआख्यान का पुनर्कथन है, पुनराख्यान है, उसको गाती है दोबारा। अनुज लुगुन की कविता उस आंसुओं की पगडंडी की, चीफ सिएटल और वो तमाम पूंजीवाद का वो रूप, ये अमेरिका जिस पर अब दुनिया मुग्ध है, ये अमेरिका उन करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की मौत पर बना है। ये अमेरिका, ये पूंजीवाद का ये सबसे चमकदार महल, वो आंसुओं की पगडंडी का पुनर्कथन होता है अनुज की कविता। पहला संग्रह जो तीसरे क्रम पर छपा अनुज का, उसमें कविता है रेड इंडियन पुनश्च। आप पढ़िए, तुम्हारे लिए धरती दुश्मन का इलाका भर है। ये आधुनिक हैं, ये वैज्ञानिक हैं, ये लोकतंत्र चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, सबके लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, दुनिया के हर आदमी के लिए एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सब अपने अधिकारों के साथ रह सकें। जसिंता और अनुज दोनों आप देखेंगे कि एक डिबेट करते हैं पूरी की पूरी उस ज्ञानात्मकता के प्रति जो पूंजीवाद निर्मित करता है, और पूंजीवादी ज्ञान मीमांसा जिस सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, धर्मतंत्रवादी ज्ञान मीमांसा की विरासत स्वीकार करती है, उससे भी एक बहस करते हैं ये दोनों का। इसलिए वो उन सांस्कृतिक आधारों की एक पुनर्खोज भी उनकी कविता के भीतर, वो आंसुओं की पगडंडी के पुनर्कथन। मुझे कहने दीजिए ये बात कि अंततः ये सारी की सारी आदिवासी कविता एक पैथोस में खत्म होती है। यदि पृथ्वी के सारे आदिवासी जो दुनिया के, पृथ्वी के सबसे नजदीकी बच्चे हैं, सबसे नजदीकी संततियां हैं पृथ्वी की यदि एक 7 अरब संततियां हैं, तो जो सबसे करीब हैं वो आदिवासी हैं, किसान हैं। ये जो सबसे करीबी संततियां हैं पृथ्वी की, उनका रुदन, उनका पैथोस आपको अंततः सारी की सारी आदिवासी कविता वहां जाकर जैसे कि उसमें विन्यस्त होती है। इसीलिए एक रुदन के उस हाहाकार के बाद एक शांति, एक चुप्पी और एक ऐसी पैथेटिक शांति आपको इस कविता के अंदर दिखाई देती है। अनुज लुगुन उस संस्कृति की पुनर्खोज करते हैं और उनकी कविता में आप देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द धड़धड़ाते हुए चले आते हैं जो हिंदी के सामान्य बोध, खड़ी बोली के सामान्य बोध
के भीतर पहले से मौजूद नहीं थे। इसीलिए हमारी अर्थी शाही नहीं हो सकती, या पलाश के फूलने का समय है, या गंगाराम कलुंडिया जैसा समकालीन लोकतंत्र के साथ और पूंजीवाद के रूपों के साथ एक जबरदस्त एक मुठभेड़ करने के बावजूद वहां एकलव्य से संवाद जैसी कविता संभव होती है, जो पूरी की पूरी मैथोलॉजी को एक तरह से उसे सर के बल खड़ा कर देती है, ऐसी कविता। तो एक सांस्कृतिक आधारों की एक खोज, जबरदस्त खोज आपको अनुज की कविता में दिखाई देती है। जसिंता के यहाँ क्रिटिकल होने का वक्त नहीं है, नए कवि हैं सब, लेकिन थोड़ी कविता कम नजर आती है कई बार, और कई बार परियोजना, प्रोजेक्ट, जैसा लगता है कि कविता एक प्रोजेक्ट के तहत लिखी जा रही है, जैसा मिशन ईश्वर है या मिशन प्रेम है। प्रेम का पेड़ होना उनका जो पिछला संग्रह है, या उसके पहले ईश्वर और बाजार। यदि आप हिंदी में 1910 और 20 और 30 के दशक के डिबेट से परिचित हैं, संतराम बीए और तमाम सब, तो आप जानते हैं कि हिंदी में यह डिबेट 100 साल पहले, 125 साल पहले अच्छे खासे ढंग से हो चुकी है, आर्य समाजियों ने और दूसरे लोगों ने कर रखी है। लेकिन उस कविता का एक महत्व है, उस कविता का ये महत्व है कि समकालीन पूंजीवाद, समकालीन फांसीवादी और एक खास किस्म के राजनीति के साथ जो एक सांस्कृतिक ये लेकर आता है, जिन चेहरों को वो सबसे सामने रखता है, उसमें से एक चेहरा ईश्वर का है। ईश्वर के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, तो वो ईश्वर के नाम की पूरी राजनीति, वो जसिंता एक परियोजना के तहत लगभग 30 कविताएं लिखकर उस पूरे प्रोजेक्ट को उघाड़ने की एक कोशिश उसके अंदर करती है। और इस कविता में एक बहुत जबरदस्त चीज ये होती है, अभी देखिए एक पतला सा संग्रह मुझे पिछले साल मिला, शायद 24 में, यहीं से छपा है, रांची से, चाय की सिसकियां नाम का। ये बहुत ही कम युवतर कवियों ने का ये संकलन है। उसमें लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां ही हैं शायद ज्यादा, सभी ये सब 20, 21, 22, 25 साल की लड़कियां हैं, और ये चाय बागान के मजदूरों की परिवारों से इसका संबंध है, और उन्होंने कविता लिखी है। तो आदिवासी कविता, किसानों की कविता। जब आप अनुज की कविता को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनुज की कविता सिर्फ एक आदिवासी की कविता नहीं है, वो एक किसान की कविता है। उसमें बहुत सारे किसान संदर्भ और किसान के जीवन स्रोत, उसके और किसानों की किसानी के बहुत सारे संकटों के बारे में भी उसमें कहीं ना कहीं, जब वो कहते हैं कि हथनाबुरु तुम्हारे लिए एक गर्भवती स्त्री है जिसका तुम सोनोग्राफी करना चाहते हो, तो वो सारा आखिर पृथ्वी पर, जमीन पर कब्जा तो कौन विस्थापित होगा? किसान विस्थापित होंगे, आदिवासी विस्थापित होंगे। यही तो लड़ाई चल रही है पिछले 2,500 साल से। फ्यूडलिज्म की पूरी लड़ाई पृथ्वी पर कब्जे की लड़ाई है, और राजा को ईश्वर इसीलिए बनाया गया कि पृथ्वी की भूमि पर कब्जा किया जा सके। एक पूरी कल्चरल पॉलिसी है, उसके पॉलिसी है, वो सब उस लेकर आते हैं। तो आदिवासी कविता पढ़ते हैं तो किसान के साथ एक मजदूर कविता, मजदूरों का भी एक संदर्भ, जैसे कि इस कविता में, इस पूरे कविता संग्रह में औरतें हैं जो चाय बागानों में काम कर रही हैं, और उनके छोटे छोटे जीवन संदर्भ हैं जिनसे ये कविता बनी है। एक अचरज की तरह आती है पार्वती की कविता, क्योंकि अनुज और जसिंता और उससे पहले निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, ये सब आधुनिक बोध के कवि हैं। क्योंकि हम दूर देश मत ब्याहना बाबा, एक मॉडर्न हुए बगैर ये कविता नहीं लिखी जा सकती, आधुनिक हुए बगैर नहीं। अधिकार चेतना का वो जो सेंस है, मॉडर्न सेंस है, उसके बगैर ये कविता नहीं लिखी जा सकी। या वंदना टेटे की, बहुत महादेव टोप्पो की कविताएं आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बिल्कुल सघन मॉडर्न सेंसिबिलिटी की कविताएं, बिना मॉडर्न हुए वो संभव नहीं होती। लेकिन एक अचरज की तरह आता है पार्वती का संकलन, क्योंकि पार्वती लगभग एक तरह से मॉडर्न हुए बगैर, यानी वो सारी शब्दावली, वो सारी भाषा, वो सारा डिक्शन, वो सारा वाक्य का, भाषा का प्रारूप जो मॉडर्निटी से आता है, यानी हिंदी का प्रारूप जो आधुनिकता निर्मित करती है, जैसे वाक्य विन्यास और सारा का सारा, उससे लगभग बचते हुए पार्वती का संग्रह आता है फिर उगना। तो आप उसमें देखेंगे कि पहली बार मैंने देखा कि कम उम्र की लड़की एक दुस्साहस लेकर प्रकट होती है कि वो भूतों और देवताओं को भी, और वो तमाम चीजों को जिन्हें आप अंधविश्वास मानते हैं,
जिनको आप पिछले 150 साल से साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पर जिनके बारे में आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी वो अपने ढंग से कविता में लेकर आती है। तो जो एक सांस्कृतिक आधार है, अनुज और जसिंता सांस्कृतिक आधारों की खोज करते हैं या उससे संघर्ष करते हैं, पर यहां कविता उस संस्कृति से ही बनती है जो कुडुख आदिवासियों की संस्कृति है। और फिर वो कविता में वो कमाल होता है। आपने कभी सोचा है कि एलिस इन वंडरलैंड कविता क्यों लिखी गई, क्यों बना? यूरोप का सबसे पॉपुलर एनिमेशन डोनाल्ड डक क्यों है? मिकी माउस क्यों है? इसलिए है कि वो पृथ्वी से विदा हो रही चीजों के साथ जो संबंध है, जो बच्चा मनुष्य है। रवि भूषण सर को मैं देखता हूं, इनके अंदर एक शिशु बैठा रहता है हमेशा, बहुत ही उत्तप्त और उत्तेजित और हर बात के लिए उत्सुक और हर चीज को जानने की और सही कर। ये जो बच्चा हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर बैठा है, उस बच्चे के लिए है वो एलिस इन वंडरलैंड। तो जैसे वो पूंजीवाद के चरम विकास के सामने एलिस इन वंडरलैंड है, वैसे ही ये तमाम आधुनिक सेंसिबिलिटी के सामने ये फिर उगना है पार्वती तिर्की का संग्रह। आप देखिए, आप सब जानते हैं वो कविताएं आपको पढ़नी चाहिए। आप सेमिनार मत सुनिए, उतना समय लगा कि कविता पढ़ लीजिए, एक उपन्यास पढ़ लीजिए, वो ज्यादा कीमती है। हम लोग तो मजबूर हैं ये पुरोहिताई करने के लिए कि हमारी पुरोहिती के बिना ये काम पूरा नहीं होता, वरना हम छोड़ देंगे सबका। अब देखिए, ये कविता ऐसी है जिसमें बहुत सारी कविताएं मैं पढ़ना चाहता था। मांझो एक कविता है। चांद ने एक रात मांझो को कहानी सुनाई। हर सांझ वह आसमान से उतरता था। भात रांधते समय 2 अम्मा भात कहता हुआ मांझो की बगल आ बैठता था। उस सांझ चूल्हे से उठते हुए जादुई अंगूर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अम्मा, आसमान के चमकीले तारे तुम्हारे चूल्हे से ही आसमान की ओर जाते हैं। क्या ये जो कविता है, ये संभव नहीं है मॉडर्न होकर, आधुनिक होकर नहीं हो सकती। रसुआ घर, ये कविता पढ़िए आप। इसमें यह है कि सूरज है। मैं छोटी कविता पढ़ सकता हूं, लेकिन समय नहीं है, 11-12 मिनट शायद मैं बोल चुका। सूरज को भी दिन भर काम करने के बाद वो धान ले जाती औरतों के साथ, कहते हैं रसुआ घर में उसे उस सबके साथ, सूरज को उसे सबके साथ रसुआ घर को सजाने के काम में फिर जुटना था। एक बिल्कुल नए दौर में आदिवासी, हिंदी की आदिवासी कविता इन 3 चेहरों के साथ है। एक नया फॉर्म इसके भीतर से दिख रहा है, एक नई भाषा इसके भीतर से आती हुई दिखाई दे रही। अभी जसिंता का ये संग्रह प्रेम में पेड़ होना, अब तमाम आप बातें कहते हैं। मैं बहुत क्रिटिकल होना चाहता हूं। अब आपके बीच बैठा हूं इसलिए हो नहीं सकता, पर कोई 20-20 लोगों की गोष्ठी हो तो उसमें थोड़ा क्रिटिकल होकर बात हो। आप एक तरफ कहते हैं आदिवासियों के यहाँ पेट्रियार्की नहीं है, और हर आदिवासी स्त्री कवि पेट्रियार्की के भयानक से भयानक रूप अपनी कविता में लेकर आती है। उसके बारे में आप चुप रहते हैं। तब आप आदिवासियत का वही रोमांटिक गाना गाते रहते हैं, और दूसरी तरफ आपकी रचनाकार पितृसत्ता के सबसे भयानक रूपों के बारे में अपनी कविता में लिखती रहती हैं। उससे आप उसको, जसिंता की कविता में एक नए किस्म के फॉर्म को रीडिस्कवर किया गया, जो अनुज के यहां भी दिखाई देता है। वो फॉर्म क्या है? फॉर्म से महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त छंद और ये सब फॉर्म नहीं है। मैं और तुम का फॉर्म। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। ये फॉर्म जिसपे मुक्तिबोध ने लिखा, मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, तुम्हारी प्रेरणाएं मेरी प्रेरणाओं से इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। ये दोनों कवि, अनुज और जसिंता, ऐसा लगता है कि जब तक ये खड़ा नहीं कर लेते मैं और तुम, तब तक उनकी कविता में कुछ भी क्रिएट करना उनके लिए असंभव हो जाता है। इसलिए लगभग हर कविता और हर दूसरी कविता में वो मैं और तुम के इस फॉर्म को क्रिएट करते हुए हमारे सामने आते हैं।
समकालीन हिंदी कविता कि जितनी धाराएं, अंतरधाराएं, उपधाराएं हैं और जितने महानतम कवि काम कर रहे हैं हिंदी में, और ये जो 1100 वर्षों का इतिहास है, इसकी महान परंपरा होने के बावजूद आदिवासी कविता एक बिल्कुल विलक्षण विशिष्टता के साथ और उस कंटिन्यूटी के साथ भी, आप ये जिन लोगों को लगता है कि प्रतिरोध कुल बिल्कुल ऐसी चीज है जैसे आदिवासियों ने अपनी कविता में संभव नहीं, प्रतिरोध का और पूंजीवाद के प्रति प्रतिरोध का कम से कम 100-125 साल की हमारी एक परंपरा है, उसमें ये कविता है। यदि मैंने ज्यादा समय ले लिया तो आप समझिए कि शायद मैं इससे कम लेकर कुछ नहीं कह सकता था। धन्यवाद। बहुत सारी